नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी भी अब मान चुके हैं कि पीएम मोदी को अकेले हराना कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है। तभी विपक्षी एकता की मुहिम में कांग्रेस पार्टी शामिल हुई और पटना पहुंचे राहुल गांधी। पटना में राहुल गांधी का आज जोरदार स्वागत हुआ। पटना में राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। सबसे पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं से मिले राहुल गांधी और एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। उसके बाद विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए। बैठक के अंदर क्या खिचड़ी पकी, किस बात की चर्चा हुई, उसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। पर राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया उस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा के बीच लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। लोकतंत्र को बचाना है और पीएम मोदी को हराना है। तो आज पटना में हुई बैठक में राहुल गांधी ने कैसे बनते खेल को बिगाड़ दिया, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पटना में हुई ये विपक्षियों की महा बैठक में क्या क्या हुआ? देखिए, बैठक अपनी जगह पर है और बैठक का एजेंडा अपनी जगह पर है। मिलने के लिए तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए बड़ी मुश्किल है कि अचानक से तय हो जाए कि इन लोगों के बीच एकता हो जाएगी, क्योंकि एकता बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही है। और इसलिए इन लोगों ने अगली मीटिंग की बात की है। अगली मीटिंग का मतलब क्या है कि अभी तक ये सहमति नहीं हो पाई कि साथ में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो इन लोगों का है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाओ और देश में लूटपाट का राज फिर से स्थापित करो। ये तो एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य है और इस पर सब लोग सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि अगर पीएम मोदी फिर से आ गए तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में हमारा तो कल्याण होगा ही और हमारा पूरा परिवार जेल के अंदर होगा। कोई भी नेता जो मंच पर बैठा हुआ है उसके बारे में बताइए कि वो किसी न किसी घोटाले और भ्रष्टाचार में फंसा हुआ नहीं है। या ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो जो सीएम हैं, 5 राज्यों के सीएम आए थे और ये सारे के सारे सीएम ही घोटाले में फंसे हुए हैं। चाहे ममता हो, केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, हेमंत सोरेन हो, स्टालिन हो, ये सारे के सारे जो हैं वो सबके ऊपर घोटाले का चार्जेज है। पूर्व सीएम भी आए थे 5-6, जिसमें से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ये सारे पूर्व सीएम हैं। इनके ऊपर भी घोटालों के आरोप हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के ऊपर ये नेशनल हेराल्ड मामला चल रहा है। दोनों ही बेल पर ही समझ लीजिए बाहर है, राहुल गांधी भी बेल पर ही चल रहे हैं। तो ये सारे घोटालेबाजों का गैंग जो है, जिसको सही में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि गैंग्स ऑफ ठग, जो ठगों का गैंग है, ये लोग इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तो सहमत है, लेकिन दूसरा प्रोग्राम जो इन लोगों का आपसी हित, आपसी इंटरेस्ट टकरा रहा है, वो है कि त्याग कौन करेगा। बिल्कुल। क्योंकि इतने बड़े स्वार्थी हैं ये लोग कि अपने स्वार्थ में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं, त्याग कौन करने वाला है। हालांकि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से ये बार बार जो कहा जा रहा है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल मतलब क्या? आप कौन सा लचीला रुख अपनाएंगे? यानी सीट शेयरिंग पर हो सकता है और नेतृत्व पर हो सकता है। ये दो ही तरीका है जिसमें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी दूसरे पार्टियों के साथ समझौता में लगी हुई है। पहली बात तो यह है कि सीट शेयरिंग पर क्या आधार हो सकता है, किस आधार पर एक दूसरी पार्टियों का सहयोग करेंगे। उसमें कांग्रेस लचीला स्वभाव जो बात कर रही है कि हम लचीला होंगे, अगर उन लोगों के साथ लचीला होने की बात कर रही है तो कांग्रेस की जो अलग बैठक हो रही थी, कांग्रेस ने 3 बैठकें की है इस विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले, और तीनों बैठकों में आपस में बातचीत हुई है कि हम अगर 350 सीटों से कम पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम आगे नेतृत्व करने की क्षमता ही खो देंगे। ये लोग जो कि पहले भी हमारे साथ बार्गेनिंग कर चुका है, क्योंकि इन लोगों के बीच कभी भी विश्वास बहाल हो ही नहीं सकता।
कांग्रेस वो पार्टी है जिसने किसी भी पार्टी को सहयोग अगर सरकार बनाने में दिया है तो उसके साथ विश्वासघात किया। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद की बात देख लें, चंद्रशेखर की बात देख लें, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया फिर समर्थन वापस ले लिया। संयुक्त मोर्चा के समय में जो सरकारें बनी, चाहे देवगौड़ा की हो या फिर गुजराल की हो, सबके साथ ऐसा ही किया। चौधरी चरण सिंह को लेकर यही बात कही जाती है। मोरारजी देसाई की सरकार को गिराकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, फिर समर्थन वापस ले लिया। यानी कि पहले से ही कांग्रेस के प्रति इन पार्टियों में अविश्वास है और इन पार्टियों के लिए कांग्रेस के अंदर अविश्वास है। तो गठबंधन जो सीट शेयरिंग को लेकर होगा, सबको यही लगता है कि हम कम से कम किंग मेकर की भूमिका में रहें और कांग्रेस को लगता है कि हम किंग की भूमिका में रहें। अब किंग की भूमिका में तो तभी हुआ जा सकता है जबकि आपके पास 200 के आसपास सीटें हो, और उतनी सीटें पाने के लिए जरूरी है कि 350-400 सीटों पर चुनाव लड़े। और 350 सीटों का इसके अपने इंटरनल मीटिंग में, जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें बात चल रही थी, और यहां स्टेज पर कह रहे हैं कि हम लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर सवाल वहीं पर है कि पीएम पद का दावेदार जो उम्मीदवार होगा उस पर लचीला रुख अपनाया जा सकता है, और वो है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता इस पर अड़ेंगे नहीं कि हम ही नेतृत्व करेंगे, किसी का चेहरा न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो क्या राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है ही नहीं। अगर वो इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आगे इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब, अगर विपक्षी एकता के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए अगर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती है तो पहले ही जो स्थिति उत्पन्न हुई है, बिहार उनके हाथ से चला जाएगा। बिहार में कुछ नहीं बचेगा कांग्रेस के पास, अभी भी बहुत कम ही बचा हुआ है। लालू और नीतीश दोनों मिलकर बिहार पर कब्जा किए हुए हैं। सीपीआईएमएल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को उसमें एंट्री मारने नहीं देगी। 2 राज्य ऐसे ही चला जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां 80-80 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन की बात करेगी, कांग्रेस के हाथों से चला जाएगा। तो जो भी रीजनल पार्टीज हैं जिसकी बात बार बार की जाती है, जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में चाहेंगे, तो 200-300 जिससे सीट जो वहां पर है वो सारे स्टेट में तो रीजनल पार्टियों का कब्जा है। तो कांग्रेस अगर वहां पर कंप्रोमाइज करेगी तो कांग्रेस का अस्तित्व क्या बचेगा? तो इसलिए इस विपक्षी एकता की बैठक में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जो बातें कही गई है, वो बातें ही मीडिया के सामने इसलिए कही गई क्योंकि सामने में दिखाई पड़े कि हम लोगों ने मीटिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज। लेकिन मीडिया ने कई तरह के सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब क्यों नहीं, ना ही नीतीश कुमार ने दिया, ना ही राहुल गांधी ने, ना ही ममता बनर्जी, ना ही विपक्ष के किसी बड़े नेता ने। बार बार पूछा गया कि पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, क्या आप लोगों ने एजेंडा सेट किया है, सीट शेयरिंग का क्या कुछ फॉर्मूला है, किसी को लेकर कोई चर्चा नहीं। देखिए, ये सब अभी चर्चा करेंगे भी नहीं क्योंकि अंदर में इन्हीं बातों के लिए तो मारपीट हुई है। तभी दूसरी बैठक की जरूरत पड़ी क्योंकि इन बातों पर चर्चा जैसे ही शुरू हो, कुछ लोग सामने खड़े हो जाएं कि अभी इस पर नहीं, अभी इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी एक और काम करना है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितनी बार विपक्षी एकता के लिए बैठक होगी, पूरे नेशनल मीडिया में उनकी चर्चा ज्यादा होगी और वो हाईलाइट होंगे कि अभी पीएम मोदी के विरोध में जितने भी नेता हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव नीतीश कुमार हैं। ये राहुल गांधी पीछे ढकेल दिए जा रहे हैं और नीतीश कुमार का पूरा एजेंडा है कि एंटी बीजेपी वोट, जिसमें से सबसे बड़ा चंक जो है वो मुस्लिम वोटरों का है, वो उनको पसंद करना शुरू कर दे कि ये सबसे बड़े तथाकथित सेकुलर नेता हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस जो नहीं कर पा रही है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं और लालू यादव उनके सपोर्ट में हैं। तो ये चाह रहे हैं कि ये मुद्दा ज्यादा खींचे, 2 बार 3 बार 4 बार बैठक हो। हालांकि अगली बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में हो, लेकिन नीतीश कुमार ने शुरुआत की है
तो उनकी चर्चा ज्यादा होगी। लेकिन अगर लंबे वक्त के बाद जाके पीएम को लेकर फैसला दिया जाता है तो ये विपक्षी दलों को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी तो बैठकें चल रही हैं, अभी तो कैमरे के सामने सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा है। जब बात पीएम की उम्मीदवारी को लेकर आएगी तब तो विद्रोह होगा ही। देखिए, पीएम की उम्मीदवारी की तो बात ही नहीं है, इन लोगों में सहमति बन ही नहीं सकती जी। ये असंभव सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है अपने आप को पीएम का उम्मीदवार मानता है। चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर शरद पवार हो, ये सारे के सारे अपने आप को पीएम के उम्मीदवार मानते हैं। ये लोग पीएम के उम्मीदवारी पर चर्चा नहीं करेंगे, यही कहेंगे कि पीएम का कोई उम्मीदवार ही ना हो, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, जैसे कि लोकतंत्र बचाने के लिए आपातकाल के बाद निकला था। इन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संगठन जो बनाया था, ये मंच पर से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को यह संदेश दे दिया कि पटना से ही रिवॉल्यूशन चलता है तो सक्सेस होता है। ये वही जेपी आंदोलन की बात है कि पटना से ही शुरुआत हुई थी छात्र आंदोलन की और इंदिरा गांधी की सरकार को हिला के रख दिया था, ये तुम्हारी ही दादी थी। तो ये तो आपस में ही इतने उलझे हुए हैं कि न मुद्दों पर सहमति बन सकती है, न इनके सीट शेयरिंग फार्मूला और न ही पीएम के उम्मीदवार पर। लेकिन बार बार राहुल गांधी ये नफरत मोहब्बत की दुकान क्यों खोलते नजर आते हैं? क्योंकि इन्होंने नफरत के बाजार बना रखे हैं। नफरत तो कांग्रेस के अंदर पनपती है, ये सारे पार्टियों से नफरत करते हैं, देश से नफरत करते हैं। और राहुल गांधी के देश से नफरत ऐसा है कि वो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगे। वो बाहर भी जाते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं, अंदर में भी लोकतंत्र की बात करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाकर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि भारत के तो रग में लोकतंत्र है, जिन में लोकतंत्र है। अमेरिका और भारत की बात कर रहे हैं लोकतंत्र को लेकर, यहां ये लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं वही लोग जो कि पीएम मोदी के खिलाफ इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि ये डेमोक्रेसी प्रोसेस से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो कंफ्यूजन आपके अंदर है। और जहां तक विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा की तो लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा देश के लिए है, दूसरा विचारधारा जो है वो देश विरोधी है, जो अभी दिखाई पड़ रहा है। एक विचारधारा इस देश की पुरानी परंपराओं के लिए है, ये दूसरा विचारधारा है जो सो कॉल्ड सेकुलर है, जो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। तो ये सारा लब्बो लुबाब तो यही है कि ये विपक्षी एकता एक हवाई किला है जो कुछ दिन के अंदर ढहना शुरू होगा और चुनाव आते आते कितने मोर्चे बनेंगे इसके लिए अभी कुछ कहना मुश्किल मतलब अमित शाह ने जो आज सुबह सुबह हल्ला बोला कि सिर्फ ये फोटो सेशन के लिए विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, वो तो सच निकल गई। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। अगली बैठक शिमला में होने की भी खबर सामने आई है, जिसकी तारीख का भी अनाउंसमेंट जल्द कर दिया जाएगा। पर आज जो बैठक हुई उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बल्कि राहुल गांधी ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। अपने बयान में फंसे राहुल गांधी, ममता केजरीवाल ने राहुल गांधी को जमकर बैठक के अंदर फटकारा। कैमरे के सामने भले ही सब साथ नजर आए पर दिल नहीं मिल पाए हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।